हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगी टूवर्ड्स टू इंडिपेंडेंस डे तक। बट इसमें मैं कहीं जंबल करूँगा बिकॉज क्योंकि पूरा 15-20 मिनट में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट हम यहाँ बात करेंगे हमारे सिविलाइजेशन के मैनेज सिविलाइजेशन से अनमैनेज, अनमैनेज से अभी जो मैनेज की ओर हम बढ़ रहे हैं उस तरीके से होगी। तो आज से 5,000 10,000 साल पहले, बिफोर जब हम प्री हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उस समय जो अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले सिंधु के किनारे होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा है कि माया सभ्यता या कोई भी सभ्यता होती है तो वो कहाँ होती है, हमेशा नदी किनारे। बिकॉज उस टाइम पे जो लोगों की मेन चीज़ ज़रूरत होती थी पानी, पानी के साथ में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें रहती थी। तो और कहीं ना कहीं इनके पतन के कारण भी जो नदी किनारे की जो सभ्यता है यही रही है। बिकॉज कभी ट्विस्टर या कुछ प्राकृतिक आपदाओं से ये वैनिश हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें पता है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो आज पाकिस्तान में है, तो ये सिविलाइजेशन जो थी सिंधु घाटी के किनारे पे पाई जाती हैं। आज की तारीख में इसके विश्व के हर जगह तक इसकी जो अवशेष पाए जाते हैं। तो उस वो लोग क्या थे, उनकी जो जो नगर था, इसे इसे सिविलाइजेशन कहते हैं बिकॉज वो सभ्य लोग थे। उन्होंने एक सिविलाइजेशन किया था। उन्होंने 2 मंजिला घर बनाए थे नगर के किनारे पे। जो सीवेज क्या था उसके लिए, पानी के लिए उन्होंने नालियाँ बना रखी थी, चौड़ी सड़क थी, और लोग सामान को स्टोर करते थे मैनेज करने के लिए। यानी कि आज का खाना कल ना खा, कल के बारे में सोचने के बजाय वो अपना खाना स्टोर करते हैं। जो विशाल अन्नागार मिला है, उसके साथ ही विशाल स्नानागार मिला है, तो लोग क्या है ग्रुप में रहते थे। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद आता है वैदिक एज। वैदिक एज कहा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं कहते इसे। वैदिक एज मीन्स कि वैदिक काल। इसमें क्या हुआ था, वैदिक काल में क्या होता है कि आर्यंस का आक्रमण होता है इंडिया में फ्रॉम सेंट्रल ईस्ट। क्योंकि एक्चुअल में जो इंडियंस हैं वो थे द्रविड़ास। द्रविड़ास थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। तो वो लोग यहाँ इन्वेंशन करते हैं। तो वो लोग क्या थे, वो लोग चराह थे। यानी कि वो क्या थे, बार्टर सिस्टम लाए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग आते थे तो वो गाय बछड़ों को के साथ रहते थे, तो वहाँ से पशुपालन स्टार्ट हुआ। तो आप दैट टाइम भी चीज़ें सही थी, एकदम प्रॉपर थी। उस समय वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी इंडिया में, बट वो जन्म से निर्धारित न होकर कर्मों से होती थी। बट आफ्टर वैदिक एज क्या हुआ कि जो जगह हैं वो कबीलों में डिवाइड होने लगे। क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें आती तो कबीले, तो छोटे छोटे कबीले बन गए। तो उसका सरदार, तो उससे जन्मजात फिर क्या हुआ, जन्मजात से क्या है कास्ट सिस्टम आने लगी जो बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि अगर कोई कबीले का सरदार था तो उसका बेटा ऑटोमेटिक सोचता था कि वो बने। तो उस एज से बढ़ते हुए फिर हम आते गए, नीचे आए तो फिर महाजनपद काल में हुआ। कबीलों से हम महाजनपदों में आए, जनपदों से महाजनपद बने। महाजनपदों में क्या हुआ कि जब महाजनपद बने तो इसमें महाघनानंद का नाम आता है, चाणक्याज आते हैं। देन उसके बाद सिकंदर की एंट्री होती है इंडिया में हिंदुकुश पर्वत से, जो कि हमारा ये जम्मू कश्मीर से होते हुए साइड से आते हैं। क्योंकि यूरोपियन का आगमन हुआ था, उससे पहले भी हमारे पर्शियंस वगैरह के आक्रमण हो गए थे। तो फिर जब सिकंदर आता है तो झेलम किनारे वो बहुत, सिकंदर कहते हैं कि वो हार गया था, बट एक्चुअली वो थक गया था। क्योंकि जो जर्नी थी बहुत ज़्यादा थी और जंगल थे, जंगल में मच्छर थे, मच्छरों ने उन्हें परेशान किया। तो फिर चंद्रगुप्त का इंट्रोड्यूस होता है। जैसे ही चंद्रगुप्त जी आते हैं तो फिर गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त, जिन्हें इंडियन का नेपोलियन कहते हैं वो, और उसके बाद सम्राट अशोक, इसके लास्ट क्या थे, किंग थे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी हम पीस में चले जाते हैं बहुत ही, तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसी वजह से जो लास्ट शासक अशोक के बाद जो गुप्त साम्राज्य का था पतन होना शुरू हो गया था। और उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम पे टोटली हो गया था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे
मेन हिस्ट्री के जो मेन पिलर थे स्टडीज़ के लिए, वहाँ विश्व से चारों तरफ से लोग आते थे। तो विक्रमशिला उसकी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद जैसे ही फिर 1700 में कासिम से आता आक्रमण होना शुरू होता है, फिर बाबर आता है, बाबर आता है नहीं, उसके बाद फिर मोहम्मद गजनवी आते हैं, वो सोलनाथ पे 17 बार आक्रमण करते हैं, आक्रमण 17 बार में वो वापस जाते हैं, तो वहीं हो जाता है। फिर उसके बाद एंट्री होती है मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी पहला युद्ध हार जाता है पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं। फिर जयचंद घर का भेदी लंका ढाए हुए, वो पृथ्वीराज से गद्दारी कर देता है और टेरन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। यह अलग बात है कि बाद में वो पृथ्वीराज के कवि चंद्रबरदाई और वो तैमूर को तैमूर कह रहा हूँ मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आती है, उसमें गुलाम वंश की नींव बनाई जाती है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश तक आते हैं। फिर उसके बाद खिलजी वंश के आता है, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने पहली बार इंडिया को ये जो सैनिक सिस्टम था उसे प्रॉपर किया, होलिया और दाग सिस्टम लगाया उसने। देन वहाँ से आगे के बाद आपके सैयद वंश या दिल्ली सल्तनत में आते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर एंट्री होती है बाबर की। बाबर के एंट्री के बाद जैसे बाबर आता है तो ये अफ़गान होता है, तो ये अपने आप को काफिर बना ये हिंदुओं को काफिर कहता है और ख़ुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो अपने लोगों को करके इस तरह से यहाँ मुग़लों की एंट्री होती है। मुग़लों की एंट्री बाबर के बाद फिर हुमायूं जो होता है हुमायूं जो होता है बाबर के बाद गद्दी संभालता है। बट अचानक में एंट्री होती है शेर शाह की। तो शेर शाह जिसका नाम फरीद था, वो एक टाइम पे बाबर का ही कोई मुलाजिम था। शेर शाह जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, उसके बाद अचानक से वो चौसर खेलते हुए गिर जाता है, तो एंट्री होती है अकबर की। फिर आ जाते हैं क्या, हुमायूं को दोबारा गद्दी मिल जाती है, बट वो सीढ़ियों से गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, लाइब्रेरी से गिर के तो एंट्री होती है यहाँ पे अकबर की। अकबर 14 साल में आता है, तो उस समय उनकी महामंगा उनकी जो धाई थी उनके अंडर में काम राज करता है। तो बट उस समय पेटीकोट राज करके भी एक जुमला बना था। तो उसके बाद उसके बेटे से बगावत होती है, तो धीरे धीरे अकबर अपना लाता है, दीन इलाही लाता है और पूरे भारत को एक करने की जरूरत है। और उसे अकबर को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि अगर वो धर्म कट्टर बन जाए तो वो इस हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकता। तो उसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जिसका पहला अनुयायी बीरबल जी थे। तो उसने उसके 9 रतन थे, ठीक है, इसमें तानसेन वगैरह भी थे, टोडरमल वगैरह। तो उस अकबर एक इकलौता राज था जो महाराणा प्रताप से जिनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाया। मतलब कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके साथ, और वो महाराणा प्रताप पे नहीं। फिर उसके बाद जैसे अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम ने ब्रिटिशर्स सोल्जर्स में आते हैं इंडिया, और जहांगीर उन्हें परमिशन देते हैं एज ए ट्रेडर की। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स का एक तरीके से इंटर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री आती है औरंगजेब की, शाहजहाँ बहुत ही क्लासिकल आदमी, बिल्कुल ही म्यूज़िक और आर्किटेक्ट वगैरह में। फिर बारी आती है औरंगजेब की। औरंगजेब भी क्या था, औरंगजेब ऐसे आदमी थे कि जो अपनी इनायतें लिख के अपना परिवार का भरण पोषण करता था, बट वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तो इस तरीके से उसने सबसे लंबा राज शासन किया 50 साल तक। तो उसके बाद औरंगजेब के बाद जो मुग़ल सल्तनत थी वो कहीं ढीली पड़ गई। जो उनका जो एम्पायर था जो बहुत बड़ा था, क्योंकि मुग़ल काल में अहोम डायनेस्टी थी जो असम में, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, बिकॉज कि वहाँ की जो जोग्राफ़ी थी वो थोड़ी अलग थी।
और इसी के बाद एंट्री होती है आपकी जो वहाँ के गुल जो उसके इनके जितने भी सिपे सालार थे, सूबेदार थे, वो अपने आप को वहाँ के गवर्नर घोषित कर देते हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर तब कुली गर्जित खां उसको, तो बंगाल का गवर्नर तो उनका बेटा था सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला ने जिसको जहांगीर ने जो उन्हें राइट दी थी कभी बिजनेस करने के लिए अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रयोग करते थे, और वो क्या करने लगे उस चीज़ को कि दीवानी का राइट लेके वो दूसरे लोगों को व्यापार करने के लिए देते थे और खुद उनसे पैसा लेने लगे। इस बात को लेके और उन्होंने बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो नया नया नवाब बना था, तो अकड़ तो रहती है। तो क्या होता है कि जैसे वो देखता है कि भैया कि ये अंग्रेज तो मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक काल कोठरी बनाई, उसमें 128 अंग्रेज़ों को डाल दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव था, तो उससे बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा मेरे बंदों को डाल दिया। तो उन्होंने कहा बदला तो लेना है, उस तुरंत लेटर लिखा और कहा कि हमने ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ पंगा लिया, बट उन्होंने कहा कि सेना तो बहुत है नवाब की, अंग्रेज थे 2500, तो वो कैसे करें। तो उन्होंने प्लासी के युद्ध में वर्ड क्या किया कि उसके जो बंदे थे मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन लोगों को अपनी साइड किया, और ये इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें 2500 अंग्रेज 75,000 की सेना को हराकर आधे घंटे में जीत गए। और यही में एक टर्निंग पॉइंट था जिससे अंग्रेज ट्रेड छोड़ के इंडिया में एंटर कर गए। तो प्लासी का युद्ध जो था उसने एक तरीके की डेमोग्राफी तैयार की, और बंगाल जो था बहुत ही रिच प्लेस था क्योंकि वो फर्टाइल एरिया था, और बंगाल बहुत बड़ा था जो पूर्वी पश्चिम, जो बाद में हम देखेंगे कर्जन ने उसे डिवाइड कर दिया था बाद में। तो बंगाल बहुत फर्टाइल था क्योंकि गंगा का दुआब आता था, तो वहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल रहती थी। वो नज़दीक में बर्मा से था, तो गोल्ड का भी चीज़ें होती थी, और समुद्र डॉक यार्ड वगैरह थे, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने उसे राजधानी बनाई। तो बची कुची कसर फिर जो थी उससे बक्सर के युद्ध ने कर दी, जिसमें शाह आलम और वगैरह में जो दीवानी राइट्स मिल गए अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने अपना पहला गवर्नर जनरल ले लिया, और इस तरह बंगाल पे अपना एकाधिकार किया। फिर वहाँ के लोगों को अपने अंदर मिलाने के लिए इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटीज़, कॉलेज, चर्च, मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाए, जिससे धीरे 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 लॉर्ड बेटिंग आए। बेटिंग के बाद कर्जन ने डिवाइड किया बंगाल को विभाजन करवाया। बंगाल को जो मुस्लिम बाहुल स्थान था, जहाँ जो वहाँ के जो मेन जो वहाँ के मेन जो जमींदार थे वो हिंदू थे, और जो हिंदू वाले थे वहाँ मुस्लिम थे। तो इन अंग्रेज़ों ने वहाँ डिवाइड एंड रूल करके बंगाल के विभाजन कर दिए, और धीरे धीरे जो पहले एक पहना बंगाल कहलाता था, धीरे धीरे बंगाल में फिर जो पूर्वी बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल बचा, पश्चिम बंगाल के भी इन्होंने डिवाइड किए, आधे को बिहार और आधे को उड़ीसा में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे करके इन्होंने भारत के हिस्से कर दिए। उसके बाद धीरे 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 अंग्रेज इंडिया की चीज़ों में घुलते गए। फिर लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि इंडिया में अगर हम इन्हें रिप्रेजेंटेशन ना दें तो हो सकता है कल को ये लोग हमसे विरोध कर लें। तो एओ ह्यूम नाम का एक बंदा आया, उसने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की, और उन्होंने बोला कि हम इन्हें एक छोटे से लॉलीपॉप थमा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी तो थी उनकी, लॉलीपॉप थमा देते हैं। तो ये जो हमारे एलाइड ग्रुप था, जो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकता था, जिसमें लाला लाजपत राय और ओल्ड मैन टाटा जी और भी बड़े बड़े लोग थे। तो ये लोग जो एलाइड लोग थे ये अपनी चीज़ें को प्रेजेंट करने के, बट यहाँ उनका दाव उल्टा पड़ गया जब लोगों को मिला कि हमें एक मंच मिल गया है जहाँ अपनी बात को हम अंग्रेज़ों तक ला सकते हैं। तो पहले तो ये लोग शांति से बात करते थे नरम दल में, अचानक से जब लाला लाजपत राय जैसे लोग आए इसमें गरम दल बन गया, तो फिर इसमें डिवाइड रूल हो गया। सुभाष चंद्र बोस वगैरह आए, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इसमें कहा कि भैया इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे लाल बाल पाल ये बहुत ही गर्म मिजाज के थे, तो इन्होंने अपने आप को सेग्रीगेशन कर दिया। तो कांग्रेस के भी दो दल बन गए थे। तो धीरे धीरे डिवाइड, तो कांग्रेस फिर एक्चुअल में चीज़ों को समझने लगी थी। फिर उसके बाद भगत सिंह की एंट्री होती है। भगत सिंह
सांडर्स को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के सांडर्स की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद असेंबली बम फोड़ते हैं। बम फोड़ने के बाद वो कहते हैं, पर्चे बांटते कहते हैं कि अंधों बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। तो भगत सिंह उससे पहले भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वो खुद की गिरफ्तारी देते हैं। जहाँ उन पर केस चलता है, केस चलने के बाद काफ़ी चीज़ें होती, मीडिया तक बातें पहुँचती, तो भगत सिंह का कद कहीं ना कहीं बहुत हाई बन चुका था। फिर उन्हें अचानक से सांडर्स केस खुल जाने की वजह से उन्हें फांसी मिल जाती है राजगुरु सुखदेव को के साथ। तो महात्मा गांधी को का उसी समय शायद 1931 में इरविन समझौता था, जिसमें 11 सूत्री उनकी कुछ डिमांड्स थी, उसमें साइन करने थे। तो गांधी जी कहते हैं कि करें, बट सारा देश कहता है कि, लेकिन गांधी जी उस तरीके से कह नहीं पाते, क्योंकि गांधी जी का कंसेप्ट थोड़ा अलग था। वो कहते थे कि हम लड़ाई करके जीत नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि लास्ट टाइम में क्या हुआ था। तो उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें गोलमेज सम्मेलन में पहले बाबा साहब जाते हैं, उस दूसरे में गांधी जी जाते हैं, पर तीसरे में सिर्फ बाबा जी जाते हैं, बाबा साहब जाते हैं। और उसके बाद पूना पैक्ट होता है, जहाँ बाबा साहब का एक सेपरेट इलेक्टोरल के लिए बात होती है। फिर 1932 में चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से चलते हम लास्ट में 1935 नमक दांडी यात्रा शुरू हो जाती है। दांडी यात्रा के बाद असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड होता है। चोरा चोरी कांड से गांधी जी अपना और मूवमेंट पर पीछे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं गांधी जी की एक पॉलिसी थी जिससे अधिकतर जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो उनसे अलग हुए, क्योंकि वो गांधी जी मूवमेंट लेते थे और अचानक से कोई भी अगर कहीं पे ये उग्र रूप ले लेता था तो अचानक से अपना मूवमेंट पीछे ले लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी से ये सारे इंस्पायर थे। बट द थिंग कि एंड ऑफ द डे क्या होता था कि गांधी जी ने अगर कुछ कहा तो सारे देश को मानना है, बट कहीं ना कहीं जो यूथ था वो उनके अंदर आक्रोश था। उस आक्रोश को भुनाने के लिए वो लोग फिर अपने दल को उन्होंने चेंज कर दिया। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वेश बदल के जर्मनी रशिया होते हुए जापान चले गए, वहाँ से उन्होंने अटैक किया, कोहिमा को आज़ाद कराया। तो इस तरीके से जो हमें आज़ादी मिली थी एक मिली जुली चीज़ थी, जिसमें अंदर भी विद्रोह था, बाहर था वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा जन और माल की हानि हुई थी। गांधी जी ने भी अंग्रेज ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए इंडियन को आह्वान किया था कि हेल्प करो, बिकॉज हमने दोनों के दोनों वर्ल्ड कप वॉर में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हम फ्रीडम नहीं थे, फ्री नहीं थे। तो इस तरीके से तो लास्ट में अंग्रेज़ों ने, चर्चिल ने फिर वहाँ के प्रधान जब इसका अनाउंसमेंट किया आज़ादी का, तो हमारी आज़ादी हमें 1 साल बाद मिलने वाली थी, बट कुछ कारणों से उन्होंने 1947 में ही दे दी गई और इंडिया के 2 पार्टी कर दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब इसमें भी जिन मुस्लिम लीग वगैरह, और एक बात और थी कि आज़ादी के जितनी भी चीज़ें हुई थी इसमें हिंदू वाहिनी, मुस्लिम लीग और ये क्षेत्रीय जनता ने और बहुजन समाज ने, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इस प्रकार हमें फिर आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद एक युग का अंत होता है, नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी का शूट आउट होता है। फिर उसके बाद एक पॉलिसी आती है जिसमें नेहरू जी के हाथ में आती है, कमान आती है, तो जिसमें भारत की हालत ऐसी होती कि जस्ट अभी फ्री था, सारे हमारे जो संबंध थे देशी देशों बाकी देशों के साथ वो अच्छे थे नहीं। तो ईस्ट पॉलिसी एंड गो वेस्ट पॉलिसी बनाई इन्होंने। तो उन्होंने एक तरीके से चीज़ों को संभाला, IITs वगैरह बनाई। देन उसके बाद कुछ स्टेप गलत हो जाते हैं, बिकॉज द थिंग कि कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स वो भी हमारे तरह इंसान थे, तो कभी कभी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, तो हमें नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये ऑलमोस्ट एक समरी थी इंडियन फ्रीडम की, और हमारे जो देश की जो हमारी बिगनिंग थी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू अ मॉडर्न इंडिया। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरी कहीं भी जुबान लड़खड़ाई होगी, बट द थिंग इज दैट
कि मेरा मोटो था कि एक शॉर्ट 15-20 मिनट में कंप्लीट करने का। थैंक यू।